हेलो छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास साइंस का आंसर पेपर कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स का आंसर पेपर का सॉल्यूशन पहला पार्ट आपके यूट्यूब चैनल पर आपको डाल दिया है और आप वहां से जाकर उसका मैथमेटिक्स के आंसर पेपर का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं आपके लिए साइंस के आंसर पेपर का सॉल्यूशन। देखिए हम आपको बता दें, फिर से बता देते हैं आपके लिए हम 10th क्लास साइंस, 10th क्लास मैथ, 12th क्लास साइंस, 12th क्लास मैथ, तो इन चारों का आपको आंसर पेपर आपको लिए सॉल्यूशन करवाएंगे। सॉरी 12th क्लास के फिजिक्स का, तो हम आंसर पेपर इन चारों का करवाएंगे। और आप इस तरह से अगर आप इसमें से किसी की भी कक्षा के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करें। और चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। देखते हैं सबसे पहले 10th क्लास साइंस का जो आंसर पेपर है, तो देखिए मैंने ये अग्रवाल का आंसर पेपर ले रखा है, तो आप भी इसके लिए ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखूंगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन को बोल के सुना दूंगा और थोड़ा बहुत क्वेश्चन को लिख दूंगा। तो आप इस आंसर पेपर को सबसे पहले आइए, क्योंकि पहले आप सॉल्यूशन हमारा ऑनलाइन देख लेंगे, चैनल पे देख लेंगे, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना आ गया कितना नहीं आ गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, तो हम आपको देखिए हम 2023 का सेट नंबर फर्स्ट कराने जा रहे हैं। तो सेट नंबर फर्स्ट देखिए, पहले सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए हमने आपको लिए प्रतिबिंब कब कहाँ कैसे बनेगा, इसका हमने एक बहुत डिटेल में वीडियो आपका हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर हमारे चैनल पे साइंस 10th क्लास साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से कहीं पे भी कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप ऐसे सीख जाएंगे। हमने आप उसको ट्रिक से बताया है, आपके लिए जीवन भर याद रहेगा, इस तरह से बताया है। चलिए फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए पहले लिखा है, देखो अवतल दर्पण द्वारा कुछ 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो इन 6 स्थितियों में बनता है प्रतिबिंब। 6 स्थितियों में से सारी की सारी अन्य सभी स्थिति केवल ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु को स्थिति को छोड़कर सारी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। और वस्तु से अगर वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो केवल और केवल एक ही स्थिति में बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। अवतल दर्पण के सामने ध्यान रखना, सीधा प्रतिबिंब एक ही बार बनता है। कब? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, अर्थात उसके ज्यादा करीब है। जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जल्दी जैसे मान लिए, तो ये मान लिए वक्रता केंद्र है, ये मान लीजिए फोकस है, ये मान लीजिए ध्रुव P है, ये मान लीजिए अनंत है, इस तरह से। तो हमने आपको बताया था, देखिए हमने आपको याद रखने के लिए उस वीडियो में क्या बताया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी डिस्कस करता हूँ। जैसे हमने बताया था कि अगर वस्तु अनंत में रखी तो प्रतिबिंब फोकस पे होगा, अगर वस्तु फोकस में रखी तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा, अगर वस्तु केंद्र पर रखी तो केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु केंद्र अनंत और केंद्र के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? केंद्र और फोकस के बीच आ जाएगा। अगर वस्तु केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब आ जाएगा केंद्र और फोकस, यानी एक चीज यहाँ तो दूसरी चीज यहाँ। अब देखिए हमने अगला आपको बताया था कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाए, यानी दर्पण के अत्यंत करीब आ जाए, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा। हमने कहा सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बनना हो। जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनना है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा बनता है, जब वस्तु आपके ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि बताइए उत्तल दर्पण के द्वारा बने आभासी सीधे प्रतिबिंब और अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए आभासी सीधे प्रतिबिंब में क्या अंतर होगा? देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण जो आभासी सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण भी बनाता है और अवतल दर्पण भी बनाता है। अवतल दर्पण एक बार बनाता है और उत्तल दर्पण हर बार आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन सुनिए उनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी सीधा प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो, जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच रखी हो, यानी तभी बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये विकल्प डी में दे रखा है, तो विकल्प हमने डी सही कर दिया, बाकी के विकल्प आप देख सकते हैं खुद से। ठीक है, तो चलिए यही सही है। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपने उनमें से कौन से लेंस का पसंद करेंगे, यानी कौन से लेंस को पसंद करेंगे?
कौन से लेंस के, इसमें कहने का मतलब कौन से लेंस वाले चश्मे को पसंद करेंगे आप। तो देखिए पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें जो है आपको देखा है कि दूर से जो आप शब्दकोश में निम्न में से कौन से छोटे अक्षर हैं, छोटे अक्षर हैं, तो भाई देखो छोटे अक्षर हैं, हमें बड़ा करके दिखाना है। आपको ये पता होगा कि जो वस्तु जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी हमें छोटी दिखाई देगी, और जो वस्तु हमारे करीब होगी तो उतनी हमें बड़ी दिखाई देगी। तो जो अक्षर हमारा दूर है और वो अगर हमें ये लगने लगे कि हमारे आपके थोड़ा पास आ गया तो हमें बड़ा दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब को दूर से पास कौन लाता है, दूर से पास लाता है उत्तल दर्पण, कौन, सॉरी उत्तल लेंस। कौन लाता है, उत्तल लेंस। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब बोले 5 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तो थोड़ा ठीक है। तो चलिए आप थोड़ा उसमें फोकस दूरी में अगर आप ज्यादा फोकस दूरी ले लेंगे तो उस फोकस दूरी में ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। चलिए तो आप क्या लिख लेंगे, जब वस्तु ध्रुव फोकस के बीच रखी हो, ये तो पहले का हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो दूसरे वाले का क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या लिखा है आपका, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो ये है। चलिए तो अगली बार अब देखिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आप लोग देखना चाहें नोट कर लें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी दोनों की फोकस दूरी -15 है। तो कह रहे हैं दर्पण और लेंस कौन सा है वो बताओ। देखिए आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैं बता ही दे रहा हूं आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल चाहे लेंस हो या दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये फोकस दूरी माइनस में दे रखी है, तो चूंकि ये दर्पण कौन सा होगा, ये दर्पण हो या लेंस हो, ये दोनों ही क्या होंगे, अवतल होंगे। कौन सा होगा भैया, अवतल होगा। तो इसमें विकल्प दे रखा है, इसमें देखिए विकल्प ए दे रखा है दोनों अवतल, विकल्प ए दे रखा है दोनों अवतल। तो ये दोनों अवतल होंगे, तो यही आपका विकल्प सही होगा। हालांकि अन्य विकल्प भी दे रखे हैं, दोनों उत्तल, दोनों अवतल, एक अवतल एक अवतल, उससे हमारा लेना देना आप नहीं है, तो हमने सही विकल्प बता दिया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होती है। मतलब मानव नेत्र में किस भाग, मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, मतलब कहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, तो इसमें आपका विकल्प जो सही हो जाएगा वो आपका विकल्प डी सही है, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। तो इसमें आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा, दृष्टि पटल। आगे देखिए, तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको पता होगा कि जो मानव नेत्र चाहिए, एक बात आप बताइए, आपको पता हो, कमेंट में आपको बताना है कि मानव स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। आप लोग कमेंट में हमको इसका आंसर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। और एक प्रश्न का आंसर और देना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। आपको 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। समझ लीजिए, जिन जिन पे प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक के पदार्थ, चालक के ताप, चालक के मोटाई, इन पर निर्भर करता है। तो उन्होंने कह दिया ये सब समान है, ये सब समान है। जब किन्हीं भी 2 तारों में ये सब चीज समान है तो भैया दोनों का प्रतिरोध समान होगा, क्योंकि प्रतिरोध तो इन्हीं चारों चीजों पर निर्भर करता है। तो जब चारों चीजें जो कि हमने बताया था, लंबाई, पदार्थ और ताप और पदार्थ की मोटाई, ये सब समान है, तो भैया दोनों का प्रतिरोध सेम होगा। अगर एक का प्रतिरोध हमने R मान लिया तो दूसरे का भी क्या होगा, R ही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर एक का प्रतिरोध हमने R मान लिया तो दूसरे का भी R ही होगा। तो कह रहे हैं 2 समान लंबाई समान व्यास जिनकी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। जिनको पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर पार्श्व मतलब समांतर क्रम में संयोजित किया जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम,
इनमें जो ऊष्मा का उत्पन्न हो उनका हमें अनुपात ज्ञात करना। तो हमें मालूम है, देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है आपको पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2। अब देखिए दोनों एक ही है, ध्यान रखना भाई दोनों के कैसे है, और दोनों का प्रतिरोध हम मान लें ये R1 है ये भी R ही है, यानी दोनों एक जैसे हैं। तो एक जैसे क्या होगा, ये भी R ये भी R, तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। यानी तो अगर इसको हम चाहें तो थोड़ा चेंज कर लें, तो इसके लिए हम स्मॉल r ले लें, तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया 2R। अब देख लीजिए चाहे इधर स्मॉल r ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया 2R हो गया। अब देखिए अब समांतर क्रम में निकालो, इसी तरह समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, दोनों का जो सेम है, देखिए दोनों के हर बराबर हैं तो ऊपर हो जाएगा 2/r, तो केवल r बराबर क्या आ जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा r/2। तो देखिए समांतर क्रम में जो प्रतिरोध आया वो इसका ये देखो 2R है और ये R/2 है, तो इसमें क्या अंतर, देखो पहले ये जो है इसका 4 गुना है, देखो पहले 4 गुने का संबंध दिख रहा है, यानी ऊपर वाला नीचे वाले का 4 गुना है। तो इसका मतलब इसी प्रकार से इसमें विकल्प जो सही हो जाएगा वो आपका 4 गुना है, तो विकल्प आपका सही हो जाएगा 4:1 वाला। कौन सा सही हो जाएगा 4:1 वाला। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा होगा, क्योंकि ये मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रतिरोध निकालते हैं जब सब चीज़ें दी हो, और किस तरह से क्या ज्ञात करते हैं, वो मैं आपको जब न्यूमेरिकल कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा इसमें तब मैं आपको कराऊंगा। बस देखिए, तो आप विकल्प इसमें देख लीजिए, विकल्प सॉरी 1:4, तो आपका 1:4 वाला विकल्प भी सही हो जाए, विकल्प नंबर सी, ठीक है, क्योंकि वो पहले दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु परिपथ से मतलब जैसे परिपथ को छोटा कर दिया जाए, तो आप समझ रहे हो पहले भाई परिपथ को छोटा कर दिया जाए। अब बताओ कि भाई परिपथ को जब छोटा कर दो, जब आप ऐसे मान लो कि कोई भी वस्तु है और किसी रास्ते पे जा रही है, ठीक है, उतनी ही देर में पहुंच रही है 5 मिनट में, और उतनी ही देर जैसे उतनी ही देर में 20 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे समझिए, आप उसको मैंने चलिए आसानी से समझिए, जैसे हमने कहा जैसे कोई भी परिपथ है, जैसे मान लो 5 मीटर लंबा तार है, आपने देखा होगा, और 5 मीटर लंबी डाटा केबल कर लिया या मोबाइल चार्ज किया जाए, तो आप पता है ना देर में चार्ज होगा मोबाइल। अब थोड़ा डाटा केबल को छोटा कर लो तो मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए आप, हमने तार को छोटा कर दिया, डाटा केबल को छोटा कर दिया, तो ऐसे ही आप याद रख लीजिए कि लघु परिपथ के समय यानी परिपथ को छोटा कर दिया जाए तो उसमें क्या कह रहे हैं, परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आप कौन सा विकल्प इसमें छठे का विकल्प सी टिक कर लेंगे, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए तो इसके बाद आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें इनके लिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की आपको पता है विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करते हैं, जनरेटर से। आपने देखा भी होगा शादियों पार्टियों में जनरेटर जो आता है, जिसे जनरेटर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। तो जनरेटर जो होता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो इसमें विकल्प, इसमें आपका सही हो जाएगा जनरेटर। तो देखिए इसमें विकल्प ए दिया है, इसमें विकल्प जनरेटर या जनित्र। इसको हिंदी में बोलते हैं जनित्र और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरेटर। आगे देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो आपका इसका विकल्प जनरेटर सही हो जाएगा। जनरेटर दिया हो तब भी सही होगा, डायनमो दिया हो तब भी सही होगा, ठीक है। अब वो आपको आगे हम बताएंगे जनरेटर और डायनमो में अंतर क्या होता है वैसे, ठीक है। चलिए जब आपको हम जनरेटर की डायनमो की क्रियाविधि लिखवाएंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, पहले अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखा एंटीमनी है। एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु। उपधातु क्या होती है, जिसमें धातु दोनों के गुण थोड़े दोनों के गुण विद्यमान हो तो उसे हम बोल देंगे उपधातु। तो एंटीमनी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहले कह रहे हैं एंटीमनी है। तो एंटीमनी क्या हो जाएगी भैया, एंटीमनी है।
तो एंटीमनी क्या है भैया, ये उपधातु क्या है भैया, एक उपधातु है, इसका विकल्प सी सही है। उपधातु है, आप जानते हो उपधातु क्या होती है, जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। अच्छा एक बात आपको मालूम होगी, धातुओं में आपने देखा होगा कि धातुओं के कुछ जो भौतिक गुण होते हैं, उनमें देखते हैं कि धातुओं में चमक होती है, धातुएं आघातवर्ध होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, और धातुएं ध्वनिक होती हैं। तो ये सब धातुओं के गुण है, ठीक है। अच्छा तो इस तरह से इसमें उपधातुओं में धातुओं कुछ गुण होंगे और कुछ अधातुओं के गुण विद्यमान होंगे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए लेड नाइट्रेट का ये रासायनिक सूत्र आपका विकल्प लेड लिख ले पहले, नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। देखिए भाई लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र विकल्प बी सही हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। अच्छा एक चीज आपको पता होगी, एक चीज आपको देखा होगा, कभी कभी कोई चीज ब्रैकेट में लिखी होती है, अब कुछ लोगों के दिमाग में इसको ऐसे क्यों लिख दिया N2O6, इसको ये भी तो लिख सकते थे, आखिरकार क्यों नहीं लिखा। देखिए आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पता है तो, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब भी कोई वस्तु के साथ किसी तत्व की, देखिए ये Pb के साथ ये जुड़ा, ये आयन है, ये क्या बनना है, आयन बनना है, तो आयनों को ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा NaOH का होल ट्वाइस, इस तरह से लिख दिया। तो ये क्या है, OH क्या है, OH आयन है, इसलिए इसको होल ट्वाइस लिखा है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे NaO2H2, नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये आयन बनना। तो इस तरह से आयनों को इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको बता दिया, कभी आगे बात तो मैंने आपको बता दिया बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सबसे पहले समझिए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों विद्यमान हो। जिन यौगिकों में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन सब ध्यान रखना है, अन्य से मतलब नहीं, हमें कार्बन कार्बन से मतलब है, हमें किसके मतलब है, कार्बन और कार्बन से, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड जो जिसमें सभी कार्बन एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे आसान मैंने पहचान आपको बता दी संतृप्त असंतृप्त की, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध के द्वारा या तीन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो कौन से होते हैं, वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बच्चे, अब ये आपके समझ में आ रहा हो कि हम ये कैसे पहचाने सूत्र देख के, ये सिंगल बाउंड के साथ जुड़ा है, ये डबल बाउंड के साथ जुड़ा है, तो मैं इसको भी बता रहा हूँ आपके लिए। देखिए सिंगल बाउंड वालों का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। अगर इस तरह से इस सूत्र के अनुसार जो भी यौगिक दे रखा हो, यानी C के साथ जो दिया है, C के साथ जितनी भी संख्या है, C के साथ जितनी भी संख्या लगी है उसका 2 गुने से 2 ज्यादा संख्या है अगर H हो, जैसे मान लो C2 तो H कितना हो जाएगी, 2 दूनी 4 तो 6, अगर C2 और H 6 है तो ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि देखो इसका 2 गुना 4 हो गया और 4 से 2 ज्यादा 6। C3 अगर H 8 है तो देखो पहले 3 दूनी 6 और 6 से 2 ज्यादा 8, यानी दुगने से H की संख्या C के दुगने से 2 ज्यादा हो तो वो कैसा हो जाएगा, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आप पहचान लीजिए, तो आपका कौन सा हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर ऐसा नहीं है तो आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लीजिए, इसमें जो दे रखा है आपको पता, आपको देख सकते हैं। सबसे पहले C2H6 है, तो देखो ये तो C2H6 अभी हमने लिखा ही है, ये तो इसी सूत्र के अनुसार दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा ये है हमसे 10वें में कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त है। संतृप्त नहीं पूछा हमसे, ये तो संतृप्त है, असंतृप्त पूछा है। तो असंतृप्त देखिए कौन सा है, तो असंतृप्त इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H4। देखिए C2H4 जो हो जाएगा वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए
जी हाँ, असंतृप्ति पूछा है हमसे। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा C2H4, विकल्प बी सही हो जाएगा, C2H4। क्या आप देख सकते हैं, क्या ये इस सूत्र के अनुसार काम कर रहा है? CnH2n+2 नहीं है, क्योंकि C की संख्या 2 है। क्या H की संख्या 2 से 2 ज्यादा है? नहीं, केवल दुगुना है, दुगने से 2 ज्यादा नहीं। अगर 6 होती तब दुगने से 2 ज्यादा होती। तो ये क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला देखिए 11वां दे रखा है प्रोपेनॉल में प्रकारात्मक समूह है। 11वां देखिए, 11वें में दे रखा है कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? देखिए भाई, प्रोपेनल शब्द आ रहा है इसके साथ, प्रोपेनल, प्रोपेन प्लस अल शब्द आ रहा है। अल कब जोड़ते हैं आपको पता होना चाहिए। अल तभी जोड़ते हैं जब किसी भी यौगिक में CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तभी हम अल जोड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर OH समूह उपस्थित है अर्थात OH को बोलते हैं अल्कोहलिक समूह बोलते हैं, तो OH समूह उपस्थित है तो आल जोड़ते हैं, CHO अर्थात एल्डिहाइड उपस्थित है तो अल जोड़ते हैं, कीटोन उपस्थित है तो ओन जोड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस तरह से ये प्रोपेनॉल में कौन सा प्रकारात्मक समूह हो जाएगा? तो प्रोपेनॉल में जो प्रकार समूह हो जाएगा वो आपका CHO हो जाएगा, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड जब उपस्थित हो तो क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। तो इस तरह से इसमें कौन सा प्रकारात्मक समूह हो जाएगा? तो उसमें विकल्प ए सही है, एल्डिहाइड अर्थात CHO। इसी को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड प्रकारात्मक समूह है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए आप इसके लिए, सबके लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होगा तो आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एसिटिक अम्ल जो होता है, तो एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र एथेनोइक अम्ल इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मान लो CH3COOH, देखिए एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो आप देखते हैं 2 कार्बन है तो क्या जोड़ते हैं? एथ। क्या जोड़ते हैं? एथ। और COOH उपस्थित तो जोड़ेंगे ओएक अम्ल प्लस ओएक अम्ल, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। विकल्प बी सही हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तो देखिए इसको बता देंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? क्लोराइड का सूत्र, क्लोराइड का किसी तत्व के क्लोराइड का सूत्र देखो, तो क्लोराइड का सूत्र ये दे रखा है, वो दे रखा है MCl2 दे रखा है। तो कह रहे हैं कि इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो एक चीज समझो, एक चीज आप समझो, पहचाना समझो, ये MCl2, वैसे आप सोचोगे क्वेश्चन आपके सामने एकदम से आ जाएगा, आप बड़ा चक्कर में पड़ जाओगे, अरे क्या ये कैसा क्वेश्चन आ गया? MCl2, देखिए जब भी कोई सूत्र लिखा होता है तो इसमें हम देखते हैं, जैसे मान लो MCl2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि MCl2 से मतलब ये है कि दो जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने साझा कर रहा है Cl के साथ। अब क्लोरीन का तो आपको पता होगा क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, तो क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने साझा कर रहा है। तो अब ये तत्व 2 इलेक्ट्रॉन M साझा कर रहा है, तो M जो है जहां भी रहेगा वह 2 इलेक्ट्रॉन अपने साझा करेगा। तो अगर ऑक्सीजन के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो क्या बनाएगा? तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में देखिए हम देखते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है,
तो 2,6, तो अंतिम कोश में 6 बचते हैं इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? तो अष्टक पूरा करने के लिए आपको 6, 2, 8 चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या m के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं साझा करने के लिए? बिल्कुल हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो सीधा सीधा इसका जो रासायनिक सूत्र इसका ये बन जाएगा, तो वो बन जाएगा MO। क्या बन जाएगा? MO। ठीक है भैया, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? MO। और ये कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प बी सही है। समझ गए आप? फिर से समझिए कि जो इसकी जो Cl के साथ 2 लिखा है तो 2 समझो इसकी वैलेंसी है। Cl के साथ 1 भी नहीं है, Cl के साथ 1 मान लो, सॉरी M के साथ 1 मान लो, तो ये Cl की वैलेंसी समझ लो। तो इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वैसे भी देखें तो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 होते हैं, 8 में से घटाओ तो इसकी -1, तो इसकी वैलेंसी ये वाली हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो क्वेश्चन 14 में ये दे रखा है भैया, 14 दे रखा है, 14 में दे रखा है वृक्कों का कार्य क्या होता है। वृक्क जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, आपने सब सुना होगा वृक्क, किडनी। तो किडनी का क्या कार्य होता है? आपने देखा होगा कि उत्सर्जन कार्य का। किसका कार्य होता है? उत्सर्जन कार्य होता क्या, पहले आप उसको समझ लीजिए। उत्सर्जन कार्य से मतलब होता है कि जो शरीर से जो हानिकारक पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, ऐसे पदार्थ है जिनका हमारे शरीर में कोई भी इस्तेमाल नहीं है, जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। हालांकि उत्सर्जन क्रिया में फेफड़े भी आते हैं, उत्सर्जन क्रिया में वृक्क भी आते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं फेफड़े कैसे उत्सर्जन क्रिया में आते हैं? फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है शरीर से बाहर निकालते हैं, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में मतलब जो क्यों भी इस्तेमाल नहीं है, तो उसको बाहर निकालना। तो इस तरह से देखते हैं। पहले तो वृक्क क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या है? को उत्सर्जी अंग है। ये जो है ब्लड से और यूरिया को छानकर मूत्र में परिवर्तित कर बाहर निकालता है। वृक्क की कार्य विधि तो आपको पता होगी, हालांकि मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा इतना ज्यादा। वैसे आप देखते हैं कि वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो ये क्या करते हैं? ये मतलब ब्लड से, खून से जो यूरिया को छानते हैं। अच्छा, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण आपको पता होगा, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ निर्माण होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। और ये वृक्क जो है ब्लड से छानते हैं इसके लिए, और छानने के बाद इसको अलग करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 था ये। क्वेश्चन नंबर 14 का है वृक्कों का कार्य क्या होता है। वृक्कों का कार्य, तो वृक्कों का कार्य क्या होता है भैया? तो वृक्कों का जो कार्य होता है, तो ये देखते हैं, वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन। विकल्प सी सही हो जाएगा। वृक्कों का जो कार्य होता है उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। तो आपको याद रहेगा कि वृक्कों का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। इसके बाद हमने एक उत्सर्जी अंग आपको और बताया, फेफड़े याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, तो इसके लिए आप याद रखिए। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो इसमें 4 विकल्प दे रखिए। पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, और इनमें से सभी। तो इस दिए गए विकल्प के अनुसार तो आपका हो जाएगा ब्रायोफिल्म हो जाएगा। विकल्प सी से हो जाएगा ब्रायोफिल्म। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रखा है? अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। अनुवांशिकता के जनक आपको बहुत पहले पता होगा कि अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए कि मेंडल ने अपना प्रयोग किसके पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। ये प्रयोग आपसे पूछ लेता है। तो आगे देखते हैं। तो अनुवांशिकता विज्ञान के, अनुवांशिकता के आपसे ऐसा पूछ ले कि अनुवांशिकता के जनक कौन है, या अनुवांशिकता का संबंध किससे है, या अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको ग्रेगर जॉन मेंडल ही टिक करना है। ठीक है, तो आपके अनुवांशिकता के जनक, तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक
आनुवंशिक विज्ञान के जनक। तो ये भैया हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल विकल्प सी सही है, इसमें विकल्प सी दे रखा है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, कभी कभी मेंडल भी शॉर्ट में इनके लिए लिख देता है, तो आपको याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो डीएनए तंतु, डीएनए का फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आपको पता होगा। तो आपको डीएनए का निर्माण आपको पता होगा कि डीएनए को निर्माण और डीएनए के जो भी डीएनए का निर्माण कहाँ होता है। तो ये आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, डीएनए का निर्माण कहाँ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो ये हाइड्रोजन बंधु द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बंधु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो ये दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो आप इसको विकल्प टिक कर देंगे। इसमें विकल्प डी सही है, हाइड्रोजन बंध द्वारा। आगे देखते हैं, तो डीएनए तंतु किसके, तो दो डीएनए तंतु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन है। 18वें में क्या दे रखा है, देखिए समझिए भैया। 18वें में दे रखा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ये क्वेश्चन नंबर है 18। मुकुलन द्वारा प्रजनन, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो आपको ये बताना होगा, ये होता है हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में। अब देखिए इसको याद रखना है। देखो ये देखिए ऐसे हाइड्रा में अगर मुकुलन द्वारा प्रजनन होता क्या, पहले समझिए प्रजनन क्या होता है। आप प्रजनन के बारे में जानते होंगे कि प्रजनन एक ऐसी क्रिया है कि वह क्रिया जिसमें कोई जीव नए जीवों को जन्म देता है, अपनी नई पीढ़ी, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को विकसित करता है, अपने आगे वाली पीढ़ी का विकास मतलब जो जन्म देता है, तो वो पीढ़ी, वो क्रिया क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है? जो प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रजनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। तो आपने हो सकता है आज से पहले पढ़ा भी हो और नहीं, वो आप याद कर लीजिए। तो प्रजनन के, अब प्रजनन जो होता है दो प्रकार का होता है। प्रजनन कितने प्रकार? दो प्रकार का। एक तो होता है लैंगिक जनन अर्थात, और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन जो होता है इसमें नर और मादा नर मादा दोनों ही प्रकार की जो कोशिकाओं की भागीदारी होती है, नर कोशिका मादा कोशिका दोनों की भागीदारी होती है। और जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल सिंगल जीव जो है, यानी केवल सिंगल जीव ही नए जीवों का उत्पन्न कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सिंगल जीव तो केचुआ भी होता है। केचुए में तो मतलब नर और मादा एक में, तो उसको नहीं छोड़ काउंट कर रहे हैं हम। केचुआ होता जरूर, लेकिन उसमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए उसमें दोनों का मतलब युग्म बनता है। ऐसा नहीं है कि केवल अकेला ही केचुआ करे, दोनों नर और मादा दोनों का युग्म, हालांकि होता है एक ही जीव में, लेकिन दोनों का युग्म बनता है तभी जन्म होता है। तो आप याद रख लो, हाइड्रा में जो जन्म होता है वो किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा कैसे होता है? कि हाइड्रा होता है, हाइड्रा के शरीर में मुकुल बन जाते हैं, मुकुल। और जैसे जैसे मुकुल अलग होते हैं हाइड्रा से, तो इस तरह से क्या हो जाता है? एक नया जीव बनता जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहती है? मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। तो अभी हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, हमने कहा ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, आगे ही आ गया। मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा है? तो मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो आपका मटर था। और कौन सा मटर था? तो आप उद्यान मटर। ठीक है, तो आप याद रखें कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? उद्यान मटर। मेंडल का प्रायोगिक पौधा
तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा हो जाएगा? तो आप इसमें विकल्प बी टिक कर लेंगे, उद्यान मटर। कौन सा हो जाएगा भैया? उद्यान मटर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा न जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। तो दिए गए विकल्पों में आइए हम देखते हैं। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो इसमें देखा अंडाशय, गर्भाशय, शुक्र वाहिका और डिंब वाहिका, डिंब वाहिनी। तो देखिए शुक्र वाहिका जो होती है ये जो मादा जनन तंत्र में नहीं बल्कि नर जनन तंत्र में होती है। किसमें होती है? नर जनन तंत्र का भाग है। जो शुक्र वाहिका है वो नर जनन तंत्र का भाग है, ना कि मादा जनन तंत्र का, कि जिसमें शुक्राणु, जिस नलिका में शुक्राणु वहन करते हैं, शुक्राणु मतलब जो है जो प्रवाहित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिका। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जब आपको हम नर जनन तंत्र के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाएगा वो डिस्कस करेंगे, तब आपको डिस्कस करेंगे। तो आप इतना ही समझ लीजिए। तो नर जनन तंत्र का जो मादा जनन तंत्र का अंग कौन सा, भाग कौन सा नहीं है? तो आप याद रखें इसमें कौन सा है? शुक्र वाहिका। तो निम्न में से कौन एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प, आपका इसमें सी है, शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका। तो आप याद रख सकते हैं क्या है? शुक्र वाहिका है। तो इस तरह से आप देखें, तो इस तरह से आपको ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए हैं। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो आप अनसॉल्व्ड पेपर हैं, हम इसका सेट नंबर 1 करा रहे हैं अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर से। सेट नंबर 1, सेट का जो आपका सीरीज है जो EJ है, सेट का सीरीज जो लिख लीजिए आप EJ है। कौन सा है? EJ है। और आप याद रख लीजिए, तो सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है 2023 वाला। ठीक है, तो वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर और देना है आसानी से। आपको एक क्वेश्चन और देना है, ये बताए कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है और भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको देखते हैं आप क्योंकि मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा बहुत, अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे, तब भी थोड़ा बहुत आप उस पर अध्ययन करने की सोचेंगे, और अध्ययन करने की सोचेंगे तो आपका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ेगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।